अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मेरा नाम इमरान है, मेरी उम्र 40 साल है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। अपने दोस्तों से ये बातें मैं सुनता आ रहा था कि कम उम्र बीवी का बहुत फायदा होता है। एक तो वो बेजुबान होती है, उसको ज्यादा समझ बूझ नहीं होती, जिस रंग में उसे रंग दो उस रंग में रंग जाती है। शोहर की फर्मा बरदार होती है, उसका जहन कच्चा होता है और वो थोड़ी खौफजदा भी रहती है शोहर से। उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की बीवी के बहुत नुकसानात हैं। वो ज्यादा समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को बड़ा बनाकर पेश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से शादी करूंगा। इसलिए आज मेरी शादी थी और मेरी उम्र 40 साल थी और मेरी दुल्हन की उम्र 17 साल थी। सर पर सहरा सजाए बेहद खुशी के साथ मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां पर मेरी 17 साल नई नवेली दुल्हन रुबाब बैठी हुई थी। रुबाब बहुत खूबसूरत थी। उसके हुस्न को देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था और बहुत खुश भी। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। न जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। वो चेहरे से बहुत मासूम लग रही थी। मैं पहले उससे नहीं मिला था, सिर्फ तस्वीर देखी थी, लेकिन वो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पांव कांपने लगे हैं। वो बहुत खौफजदा भी थी। शायद इसी तरह से डरी सहमी हुई देखकर मुझे खुशी हो रही थी। इसी तरह की बीवी मुझे चाहिए थी, जो शोहर से डरे। शोहर के सामने शेर बन जाने वाली बीवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उसके डर और कपकपाहट को खूब इंजॉय करने लगा। मुझे दोस्तों ने कहा था कि ज्यादा तारीफ मत करना, सर चढ़ जाएगी, इसीलिए मैंने उसके हुस्न की कोई खास तारीफ नहीं की। सोचा इस डरी हुई लड़की को थोड़ा और डराया जाए। मैंने यूं ही अपने फोन पर 30 सेकंड का टाइमर सेट किया। 30 सेकंड के बाद मेरे फोन पर रिंगटोन बजी। मैं फोन लिए कमरे में एक साइड पर चला गया और फोन पर किसी से बदतमीजी से पेश आने लगा कि जैसे बहुत गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आज मेरी शादी है और तुम्हें ये वक्त मिला है बुरी खबर सुनाने का। तुम्हें पता नहीं है मैं कितने गुस्से वाला इंसान हूँ। मुझे लोगों का बकबक करना बिल्कुल पसंद नहीं है और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है। जो इंसान मुझसे अपनी खैर चाहता है वो मेरे सामने कभी भी जवाब नहीं देता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो। आकर मैं तुम्हें कल ठीक करता हूँ, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलती की मेरे पास माफी है ही नहीं। जो बातें मैं अपनी बीवी को सुनाना चाहता था वो सारी मैंने फोन पर किसी और को सुनाकर दरअसल अपनी बीवी के कानों में डाल दी थी। मैंने उसको मुंह दिखाई की अंगूठी दी थी तो उसने मेरे हाथ से लेकर सामने रख दी। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उसे कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि अंगूठियां उसे पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं उन हसीन लम्हों को गुस्से की नजर नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेना चाहा तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। मेरी बीवी ने अचानक से ऐसा चेहरा बनाया कि जैसे बहुत गर्मी लग रही है। उसने एक हाथ से इशारा किया कि जैसे वो बहुत तकलीफ में है और वो खौफ के मारे एक पल में ही बेहोश हो गई। उसको बेहोश देखकर मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन शादी की पहली रात को ही बेहोश हो गई है तो सब लोग इस बात का कितना गलत मतलब लेंगे और मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहूंगा। मैंने उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे झंझोड़ कर होश में लाने की कोशिश की। जब वो होश में नहीं आई तो मैं परेशानी से कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि क्या करूं, किससे कहूं। मेरे वालिदैन तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाह रहे थे ताकि वो घर का सारा काम संभाल सके, सारा काम खुश असलूबी से अंजाम दे। मेरी वालदा का कहना था कि एक 17 साल लड़की भला क्या काम करेगी। मेरी वालदा ने कहा कि उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो कि बहुत सुघड़ हो और सारा घर संभाल ले। सारे घर वालों की मुखालफत करके मैंने सिर्फ अपनी मर्जी की और इसी लड़की से शादी की। अगर मैं कहूँगा कि वो बेहोश हो गई है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजरने के बाद वो होश में नहीं आई तो मैंने अपने दोस्त को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो आगे से हंसने लगा और हंस हंस कर लूट पुट हो गया। उसकी हंसी मुझे मजीद गुस्सा दिलाने
करने लगी। मैंने उससे कहा कि ये हंसने या मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, मुझे उसकी मदद की जरूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, बस किसी तरह वो होश में आ जाए। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे दिसंबर की सर्दी में। मेरे दोस्त की बीवी डॉक्टर थी, इसीलिए मैंने उसे फोन किया था, शायद कोई मदद हो जाए। तो उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, वो किसी बहाने से अपनी बीवी को मेरे घर ले आए। उसकी ये बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया, क्योंकि शादी खत्म हो चुकी थी, मेहमान अपने घर जा चुके थे, घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उसकी डॉक्टर बीवी मेरे घर आ गई तो कितनी ख्वारी होगी। मैं जो उससे मदद की दरख्वास्त कर बैठा था, ऐसे लग रहा था कि ये बात मेरे गले पड़ गई है और फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अपनी डॉक्टर बीवी को यहाँ मत लाना, बिला वजह मेरी ख्वारी होगी, मुझसे सवालों जवाब होगा। उसने कहा कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो फोन पर ही मेरी अपनी बीवी से बात करवाएगा। तो ये बात मुझे सही लगी और मैंने उसकी डॉक्टर बीवी से बात की और उससे होश में लाने की तरकीब पूछी। उसने मुझे कहा कि उसके पैरों के तलवों पर मालिश करो और उस पर कंबल डालो, क्योंकि सर्दी है, इस तरह से उसे गर्माइश मिलेगी और शायद वो होश में आ जाए। मैं यही सब कर रहा था, लेकिन मैं बहुत परेशान भी था। मैंने ये सब कर लिया, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त पीछे से बुड़बुड़ा रहा था और उसकी बीवी मुझे तरीके बता रही थी। मैंने अचानक से कह दिया कि उसको होश आ गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इस सूरत हाल से बहुत तंग हो रहा था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब सुकून से सो जाओ। दरअसल मेरी बीवी होश में नहीं आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि इतनी देर तक भी बेहोश रहना ठीक नहीं था। मैं परेशानी में इधर उधर चक्कर काट रहा था जब मेज के किनारे पर मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आया। मैंने देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो नींद की दवा थी और उसकी दवा का थोड़ा सा सफेद रंग टेबल पर पड़े गिलास में नजर आ रहा था। इसका मतलब मेरी बीवी ने खुद बेहोशी की दवा खाई थी और जाहिर है कि इस दवा को असर करने में थोड़ा वक्त तो लगा होगा। जितनी देर मैं उससे बातें कर रहा था, उतनी देर में दवाई ने असर कर दिया और वो बेहोश हो गई। और ये दवाई अगर उसने खाई थी तो फिर उसे कोई भी होश में नहीं ला सकता था। मैं अपनी बीवी को हैरान होकर देख रहा था कि उसको तो बहुत मासूम होना चाहिए था, लेकिन ये मासूम नहीं थी। मुझे सारी रात नींद ना आई कि आखिर ये क्या माजरा था जो मेरी बीवी ने अपनी सुहाग रात वाले दिन कर लिया था। क्या वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी? मुझे तो इस बात की यही समझ आ रही थी। सुबह 4 बजे का वक्त था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं 15 मिनट पहले ही सोया था। बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी अम्मी थी। उस वक्त उनको क्या काम था? हमारे घर में तो कोई इतनी जल्दी नहीं जागता था और आज वलीमा भी नहीं था, क्योंकि हमने वलीमे में एक दिन का वक्फा रखा था ताकि सब अच्छे से आराम कर सकें। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम अभी तक कमरे में हो, क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। मैंने कहा कि मेरी शादी हुई है, मेरा कमरा है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा। अम्मी ने कहा जिस दिन शादी होती है उससे अगले दिन दुल्हा और दुल्हन ज्यादा देर कमरे में नहीं रहते, कमरे से जाना होता है, नहीं तो बुरा समझा जाता है। मैंने कहा कि ठीक है, चले चलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई काम है। मैंने कहा कि आपको क्या काम हो सकता है, जो भी काम है वो बाद में कर लीजिएगा, वो सो रही है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी बीवी बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने यही समझना था कि वो मेरी वजह से बेहोश हुई है। मेरी माँ ने कहा कि पागल, शादी तो तूने करा ली है लेकिन बारीक बातों को नहीं समझता। अगले दिन दुल्हन से एक बात पूछनी होती है, मैं वही पूछने जा रही हूँ। अपनी पसंद से लड़की लाए हो, खानदान की लड़की होती तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती। खानदान की लड़कियों को पता होता है कि वो किस तरह पली बड़ी हैं, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने होती हैं। लेकिन खानदान से बाहर लड़की लाएं, पता तो करना पड़ेगा ना, ठीक भी है या नहीं। इतना तो मैं बच्चा नहीं था, मुझे मेरी माँ की बात समझ आ गई थी। लेकिन जब वो पहले ही बेहोश हो गई थी तो भला इस बात की क्या तुक बनती थी। मैंने अपनी माँ को बहुत बहाने लगाए कि मेरे साथ चले, मैंने कपड़े बदलने हैं, मुझे पता नहीं है मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नाश्ता बना दे। लेकिन ये सारे बहाने मेरी माँ को शक में मुब्तला कर गए। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ धक्का दिया और अंदर चली गई। अब मैं कमरे के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बंदा खड़ा होता है और उसे पता होता है कि कोई बुरी खबर मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद मेरी अम्मा बाहर आई
तो मुझे हैरान होकर देखने लगी और अचानक से मेरे कंधे पर थपकी देकर कहा, मुबारक हो, तुम्हारी बीवी ठीक है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि भला अम्मी को ये सब कैसे पता चल गया। मैं फौरन वापस कमरे में भागा और जाकर देखा तो सामने का मंजर देखकर मैं भी हैरान परेशान था। मेरी बीवी के कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मेरी माँ तो मुतमईन हो गई थी, लेकिन मेरा तो चैन बर्बाद हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मेरी बीवी थोड़ा बहुत हिल रही थी, इसका मतलब होश आने वाला था। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मैं बहुत गुस्से में आ गया था। मैं कमरे से चला गया। पूरा दिन मैंने उसे बुलाया नहीं था और रात को आकर भी सुकून से अपने कमरे में सो गया। घर में यही बातें हो रही थी कि दोनों खुश हैं, लड़की बहुत अच्छी है, हमारा फैसला गलत नहीं था। वलीमा भी खैर से गुजर गया और रात को जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अम्मी ने कहा था कि हम दोनों साथ खाना खा लें। मैंने कहा कि साथ खाना खाने की क्या ज़रूरत है, बाहर खाना लगा दो, मैं बाहर आ जाता हूँ। तो मेरी बीवी ने कहा, नहीं, अम्मी कह रही थी साथ खाना खाने से मोहब्बत बढ़ती है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा कि मेरे सामने मोहब्बत की बात ही ना किया करो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था, लेकिन इस मासूम शक्ल के पीछे इतना बड़ा राज था, मैं सोच भी नहीं सकता था। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या करूं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हें घर में रखना मेरी मजबूरी बन गई है, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी दाखिल नहीं हो पाओगी। मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या ख्वाब सजाए थे और तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो सबूत घर वालों को दिखाकर सबकी नजरों में अच्छी कैसे बन गई? कैसे दिखाया तुमने वो सबूत सबको? क्या माजरा था इसके पीछे? और शादी की पहली रात क्यों बेहोश हो गई थी कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी? इस कदर नफरत करती हो तुम मुझसे। शादी की पहली रात तुमने बेहोशी की दवा खा ली ताकि मैं तुम्हारे करीब ना आ सकूं। बोलो, किससे वफाई निभा रही हो तुम, जो अभी तक तुम्हारे दिल से नहीं निकला है? मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात एक दफा सुन ले। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? तो वो आगे से खामोश हो गई। कहने लगी कि मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म की पड़ी है तो शर्माती रहो और मैं कुछ और सोच लूंगा। अजीब लड़की थी, बार बार कहती थी कि मेरी बात सुने, लेकिन फिर बोलती भी नहीं थी। मैं तो उससे तंग आ गया था। शादियों में कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो शादी होने के बाद भी घर में ही रुक जाते हैं। ऐसे ही दो रिश्तेदार मेरे घर में ही रुकी हुई थी, एक मेरी फुप्पो और एक मेरी चच्ची। रोज मेरी बीवी को देखती, मेरी बीवी के कपड़ों पर खून लगा होता, आपस में हंस हंस कर बातें करती और कहती, तुम्हारा बेटा तो लगता है बहुत खुश है तुम्हारी बहू के साथ। मेरी माँ भी बड़े फख्र से सर उठाकर कहती, हाँ ऐसा ही है, सारे लोग मुझे खुशकिस्मत समझते थे। ऐसी बातें वैसे तो एक खुला राज होती हैं, कोई किसी के सामने मुंह पर तो नहीं करता, लेकिन सबको पता होता है। सब लोग मुझे खुश समझ रहे थे, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता था। और मैंने अपनी बीवी को अभी तक हाथ तक नहीं लगाया था। मेरी बीवी रोज रात को बच्चों की तरह रोती। जब मैं उससे कुछ पूछता तो मुझे बताती नहीं। बिल आखिर मुझे उस पर गुस्सा आ जाता और मैं उसे मजीद डांटने लगता और वो इस बात पर मजीद रोने लगती और सो जाती। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे गलती हो गई थी। मुझे समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। कम से कम आज मेरी जिंदगी ऐसी तो ना होती। अगर कोई मसला होता, कोई परेशानी होती तो कम से कम मुझे खुलकर बता तो देती। अब तो मैं यहाँ तक सोचने पर मजबूर हो गया था अम्मी को सब कुछ बता दूं ताकि वही उससे पूछें कि इसका मसला क्या है। लेकिन इस तरह भी मेरी माँ ने मुझे ही ताने देने थे कि तुम ही इसको उठाकर लाए हो। और मेरी माँ सबके सामने जो सर उठाकर चल रही थी, उसका वो सर झुक जाना था। एक दिन सोचा कि जो होता है होता रहे, रोती है तो रोती रहे, मैं अपना काम कर देता हूँ। लेकिन जिस तरह का उसने मुंह बनाया होता था और ऐसे रोती थी जैसे उस पर दुनिया भर का जुल्म हो रहा है, मेरा दिल नहीं करता था कि उसके पास भी जाऊं। मैंने ये मामला किसी और का मामला कहकर एक ऐसे शख्स से डिस्कस किया, वो ना तो मेरा रिश्तेदार था और ना ही मेरा दोस्त था कि मुझे जज करे। उसने कहा कि कुछ औरतें बहुत मासूम होती हैं, उनको पता भी नहीं होता किसी बात का। तो जिसकी भी तुम बात कर रहे हो उसे कहो कि अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत से बात करें। प्यार और मोहब्बत से बात करने का तो मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उससे बात तो करनी थी। एक दिन मैंने उसे अपने पास बैठाया और पूछा कि तुमने शादी की रात को खुद को बेहोश क्यों कर लिया था? तो उसने मुझे निहायत अजीब बात बताई। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे पास आए, नहीं तो आपको मुझसे नफरत हो जाती।
मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास आने से तुमसे नफरत कैसे हो सकती है? तुम मेरी बीवी हो। हम लोग जितना करीब आएंगे उतना ही हमें एक दूसरे से मोहब्बत होगी। नफरत कैसे हो सकती है? तब उसने मुझे कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा राज है। मेरे घर वालों को आपके घर वालों के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। उनको आपको ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप समझ रही हैं कि मेरी जिंदगी में कोई और शख्स है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद ही अपने लिए काफ़ी हूँ, खुद ही अपने लिए मुसीबत बनाती हूँ। मैं खुद ही एक चलती फिरती मुसीबत हूँ। जब मेरी बीवी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में और कोई मर्द नहीं है, तो मुझे इस कदर तसल्ली मिल गई। मैंने कहा कि तुम सच कह रही हो? उसने कहा हाँ ऐसा ही है, बल्कि मुझे तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब उसकी बातें मज़ीद उलझा रही थी। मैंने कहा कि देखो, तुम्हारे साथ जो भी मसला है, साफ साफ एक ही सांस में मुझे सब कुछ बता दो। मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। बस मुझे मजीद परेशान नहीं करो। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था कि मेरी हमसफर को होना चाहिए। मेरी इन बातों ने उसको भी मुतमईन कर दिया, और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर औरतों को होती है, और डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि इस बीमारी के रहते हुए मैं शादीशुदा जिंदगी के लिए मुनासिब नहीं हूँ और ना ही मेरी औलाद होगी। लेकिन मेरे माँ बाप ने लालच में आकर और मुझे अपने सर से उतारने की खातिर आपसे मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी बीमार थी और उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, ऐसी बीमारी जो मुझे नहीं लग सकती थी, लेकिन उसके लिए वो बहुत खतरनाक थी। लेकिन फिर भी ये बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि जो बातें मैं सोच रहा था वो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अगले दिन अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने भी यही कहा कि हाँ ये बीमारी है और इसका इलाज काफ़ी तवील और महंगा होता है, लेकिन इलाज हो जाता है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि इस बीमारी के रहते अक्सर औरतें माँ नहीं बन सकती, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल माँ नहीं बन सकती। कुछ औरतें इस बीमारी के साथ भी माँ बन जाती हैं। ये हमारे माशरे की एक कमी है कि यहाँ पर ऐसी बीमारियों के बारे में ना तो बात की जाती है और ना ही इलाज के बारे में किसी को पता है। बस औरत को बुरा कहते हैं। किसी में कोई खराबी है तभी उसके साथ ये हो रहा है। तभी तो आपकी बीवी इतना डरी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि जब तक औरत किसी ऐसी बीमारी में होती है तो वो नफ्सियाती तौर पर भी बहुत डिस्टर्ब होती है। आप अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसे बताएं कि ये सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा है, दुनिया में बहुत सी औरतों के साथ होता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखूंगा, क्योंकि वही मेरी हमसफर थी और उसने कोई गलती नहीं की थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने अपनी बीवी को भी तसल्ली दी और कहा कि वो ये बात किसी और को नहीं बताए। हम किसी न किसी बहाने से डॉक्टर के पास जाया करेंगे और तुम दवाई वक्त पर खाना। जितना भी खर्चा आएगा मैं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम अहम हो। बस तुम ये बात किसी को भी ना बताना। मेरी बीवी बहुत खुश हुई और पहली दफा गले लगकर रो पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी जिम्मेदारी है और मैंने उसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने अपनी बीवी का इलाज शुरू करवाया और साथ उसका बहुत ख्याल रखा। उसकी बीमारी में कमी आने लगी और इस बीमारी के रहते हमें ये पता चला कि वो उम्मीद से है। इसके लिए 9 माह बहुत मुश्किल थे। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों पर एक दूसरे का साथ दिया। मुझे उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ा, लेकिन मैंने ये सब कुछ किया और फिर अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से भी नवाजा। मेरी बीवी की बीमारी ख़त्म हो गई। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हर बार गलती औरत की नहीं होती। कभी कभी औरत गलती में नहीं, एक मसले में फंसी होती है और उसको मदद की ज़रूरत होती है, और एक औरत का मुहाफिज मर्द है। उसे इसीलिए बनाया गया है कि मर्द उसका हर मामले में ख्याल रखे और उसकी मदद करे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।